वीडियोस में आपने देखा था कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आज हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद की जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल, इस पिस्टिल में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर की ये गुच्छेनुमा संरचना जो आप देखते हैं स्टिग्मा, पतली सी लीव्स के नीचे स्टाइल बोलते हैं, और ये नीचे फूला हुआ भाग जिसको हम ओवरी बोलते हैं। तो इस ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको हमने देखा था कि उसको हम कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर इस तरह से लगी होती है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिनको हम एंथर बोलते थे। एंथर, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये एंथर, और यहाँ से जो परागकण है वो यहाँ पर बनते हैं। ये जो परागकण इसमें एंथर में बनते हैं, परागकोश के अंदर जो भी परागकण बनते हैं उनको स्टिग्मा तक पहुँचाना होता है, चाहे वो स्वतः पहुँचे, चाहे हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, या फिर किसी एनिमल जैसे कि इंसेक्ट वगैरह, मधुमक्खी, किसी भी तरह से वो पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं परागकण, पॉलन ग्रेन्स, इनको स्टिग्मा तक पहुँचाने की प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी पॉलेंस हैं, परागकण हैं, वो स्टिग्मा तक पहुँच गए, इस प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं। अब यहाँ पर जो भी पॉलेंस आकर पहुँचेंगे, जो भी परागकण आकर पहुँचेंगे, वो इस स्टिग्मा से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे, और फिर ये जो पॉलेंस है यहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू करेंगे, अंकुरित करना शुरू करेंगे, और यहाँ पर ये जब जर्मिनेट करना शुरू करेंगे तो इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। सपोज दैट एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ये पॉलन ग्रेन है, एक परागकण है, ये यहाँ पर आकर फंसा यहाँ पर, तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पॉलन ट्यूब कुछ इस तरह से, और ये पॉलन ट्यूब इसी स्टाइल के भीतर से इलांगेट करना शुरू करेगी, बढ़ना शुरू करेगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन होगा इसकी पॉलन ट्यूब बढ़ना शुरू करेगी और कहाँ तक आकर पहुँचेगी, ओवरी तक। अब हम देखेंगे ये जो ओवरी है, इस ओवरी में ओव्यूल होता है, ये स्ट्रक्चर, इस ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल में ऊपर की तरफ ये माइक्रोपाइला दिख रहे हैं ये, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, उसके नीचे ये हाइलम। लेकिन यहाँ पर हमको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्ब्रियोसाइट को लेकर चल रहा है, भ्रूण कोश को लेकर चल रहा है, क्योंकि इसी एम्ब्रियोसाइट के अंदर हमारे फीमेल गैमीट्स होते हैं, एम्ब्रियोसाइट के अंदर। तो यहाँ पर ये एक ओव्यूल है, कहाँ पर बनता है, ये ओवरी में बनता है, अंडाशय में बनता है, ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर होगा। और इस ओव्यूल में ये आप एम्ब्रियोसाइट देख रहे हैं, ये एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है, एम्ब्रियोसाइट। इसी एम्ब्रियोसाइट के अंदर हमारे फीमेल गैमेट्स हैं जिनको हम एग मुख्य रूप से बोलते हैं, और ये सेंट्रल सेल। तो यहाँ पर दो चीज़ है, एग और सेंट्रल सेल। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनका ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन है, इसकी जो पॉलन ट्यूब यहाँ पर प्रवेश करेगी, इंटर करेगी, उसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं। यहाँ पर 2 मेल गैमेट इंटर करेंगे, 2 नर युग्मक प्रवेश करेंगे। इसमें
ओव्यूल के थ्रू, ओव्यूल से होते हुए इसके अंदर प्रवेश करेंगे एम्ब्रियोसाइट में। जब इस एम्ब्रियोसाइट में ये दोनों गैमेट प्रवेश कर जाएंगे तो उसमें से इन दोनों गैमेट से एक गैमेट एग सेल से फ्यूज करेगा। एग सेल से जब फ्यूज करेगा तो इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या संयुग्मन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मेल गैमेट जो होगा वो एग सेल से, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एग सेल से फ्यूज करेगा। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं। और दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो हमारा इन दो सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा। तो यहाँ पर दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज हो रहा है और दूसरा जो गैमेट है वो एग सेल से फ्यूज हो रहा है। इस कारण हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक और टर्म यहाँ पर यूज होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं इसको, तिहरा संयोजन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दो सेंट्रल सेल हैं, दो सेंट्रल सेल के साथ एक मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो रहे हैं। इसी कारण से इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो एग सेल है, एग सेल जो गैमीट से फ्यूज करेगी, जुड़ेगी, निषेचन होगा जब मेल गैमीट का एग सेल से, तब हमारा जाइगोट बनेगा। ध्यान रखना है आपको, एग सेल जो एक गैमीट होगा, एग सेल से जुड़ेगा, निषेचन होगा, तब जाइगोट बनता है। और यहाँ पर जो ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल से जो दूसरा गैमेट होता है जब वो फ्यूज करता है, वो जुड़ता है, तब हमारा बनता है इंडोस्पर्म बनता है। सेंट्रल सेल और जो मेल गैमेट आपस में जुड़ेंगे तब इंडोस्पर्म बनता है। और ये जो जाइगोट बना होगा उससे हमारा एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटे से स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि किससे क्या बनता है। तो एग प्लस मेल गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और सेंट्रल सेल जो आप देख रहे हैं, जब ये मेल गैमेट इससे फ्यूज होता है, जुड़ता है, तो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बाकी जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल की संरचना, उससे सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज बनते हैं। और जो ओवरी होती है उससे फल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो जाइगोट है, ये जाइगोट फिर आगे चलकर एम्ब्रियो में, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंडोस्पर्म के लेकर चलते हैं। तो इंडोस्पर्म में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इंडोस्पर्म का। यहाँ पर ये जाइगोट 2n मतलब इसमें द्विगुणित है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या। और प्राइमरी इंडोस्पर्म इसमें 3n है। और यहाँ पर ये जो आप ये सेल देख रहे हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये रिपीटेड सेल डिवीजन करती है, बार बार सेल डिवाइड होती है। और इस डिवीजन के पश्चात काफ़ी भारी मात्रा में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बनते हैं। जैसे कि आप नारियल में देखते हैं, जो नारियल का लिक्विड होता है, नारियल का पानी होता है, वो क्या होता है, वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, बार बार जो डिवाइड होकर हमको मिलते हैं। बहुत से न्यूक्लियस में जो इंडोस्पर्म होता है, बहुत से प्लांट में जो इंडोस्पर्म होते हैं, वो एम्ब्रियो के, यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ध्यान दें। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है तब वो इंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता है, भ्रूण द्वारा
यूज कर लिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं नारियल में और अरंड का जो पेड़ होता है कैस्टर, उसमें जो एंडोस्पर्म होते हैं वो बचे रहते हैं और जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब उसको यूज किया जाता है। लेकिन मटर में आप देखते हैं, इन मटर में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ही, सीड के मैच्योर होने से पहले ही या मैच्योर होने तक ही जो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो यूज कर लिया जाता है और एंडोस्पर्म काफ़ी छोटा होकर रिड्यूस होकर ख़त्म हो जाता है या फिर काफ़ी माइन्यूट बचता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, भ्रूणकोश का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के पहले क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि एंडोस्पर्म जो है वो भ्रूण को पोषण दे सके। इसी एंडोस्पर्म पर डिपेंड होता है हमारा एम्ब्रियो, जो पोषण मिलता है भ्रूण को वो एंडोस्पर्म से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो। नेक्स्ट हमारा है एम्ब्रियो, जिसका फॉर्मेशन जाइगोट से होता है। यहाँ पर हमें डाइकाट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देते हैं। डाइकाट एम्ब्रियो यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें दो कॉटिलिडन होते हैं, जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, जैसे सरसों, मटर, चना। इसमें आप देखते हैं जब आप उसका सीड, आप उसकी कवर हटाकर देखेंगे तो देखेंगे आप पाएंगे कि उसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं, दो बीज पत्री होते हैं। तो यहाँ पर हमें डाइकाट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कॉटिलिडन है, वही कॉटिलिडन जो आपको सीड में दिखते हैं, कॉटिलिडन का स्ट्रक्चर है। और ये है प्लीम्यूल, जिससे हमारे प्लांट का सूट यानी कि तना डेवलप होता है। और ये है रेडिकिल। रेडिकिल से प्लांट जो आप देखते हैं जर्मिनेट होते हैं, उसमें जो उसकी जड़ें होती हैं वो रेडिकिल वाले पोर्शन से डेवलप होती हैं, एम्ब्रियो के रेडिकिल पोर्शन से। तो इसका हम कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन सा पोर्शन प्लीम्यूल में आता है, कौन सा रेडिकिल में आता है? तो यहाँ पर कॉटिलिडन्स के जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम ईपीकॉटिल बोलते हैं, और ये जो कॉटिलिडन्स के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम हाइपोकॉटिल बोलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्लीम्यूल है इससे सूट का फॉर्मेशन होता है, तने का फॉर्मेशन होता है, इससे तना बनता है। ये जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, आगे उगना शुरू करेगा, तब ये जो प्लीम्यूल वाला पोर्शन है इससे हमारा सूट बनेगा, तना बनेगा। और ये जो रेडिकिल वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इससे जड़ें निकलती हैं, जड़ें बनती हैं। और ये दोनों पोर्शन आप देख रहे हैं ये कॉटिलिडन होता है, बीजपत्र होते हैं, जो कि एम्ब्रियो के उगते समय पोषण का काम करते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है? आप जानते हैं कि चाहे कोई भी वस्तु हम उसको कितना भी चिकना बनाएं उसमें घर्षण बल जरूर लगता है। तो यहाँ पर उसी घर्षण बल के कारण सपोज दैट ये कोई जड़ डेवलप कर रही है, और जैसे जैसे ये मिट्टी में जाएगी इसमें भी घर्षण बल लगेगा। तो ये घर्षण बल की वजह से जो रूट है ये नष्ट ना हो जाए, इसको कोई क्षति ना पहुंचे, इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर रूट कैप होती है। यही रूट कैप इसकी सुरक्षा करती है और ये रूट कैप लगातार घिसती रहती है और नई नई फिर उसी सेल्स पर नई रूट कैप बनती रहती है, जिससे जो जड़ें होती हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो नीचे की तरफ आसानी से बढ़ पाती हैं। और इस रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर
हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन मीन्स ऐसा जोन, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता ज़्यादा होती है। प्लांट्स में सिर्फ अपेक्स पर, सिरे पर ही प्लांट में ग्रोथ की क्षमता होती है, सिर्फ अपेक्स पर यानी कि सिरे पर, चाहे वो तने का ऊपरी हिस्सा हो या फिर जड़ का लास्ट वाला हिस्सा। यही दो जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जिसमें सेल डिवीजन की क्षमता होती है और यहीं पर विभाजन जो है कोशिकाओं में होता है और यह रूट कैप इस जड़ की सुरक्षा करती है। इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं, हमारा बचता है सीड। सीड का फॉर्मेशन आपने देखा था पीछे, ओव्यूल से होता है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सीड, जिसका फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है। सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है और सीड में मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सीड पोड, बीज के ऊपर जो आप पर्व देखते हैं सीड पोड। उसके बाद कॉटिलिडन, किसी भी सीड में 1 या 2 कॉटिलिडन हो सकते हैं। अगर एक कॉटिलिडन है, जैसे गेहूं, धान, ये सब हैं, एक कॉटिलिडन है तो हम उसको मोनोकॉट बोलते हैं। या अगर उसमें 2 कॉटिलिडन हैं, जैसे चना, मटर, सरसों, तब हम उसको डाइकॉट बोलते हैं। और इसके अलावा एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, जो उगने में जो है मदद करता है, जो उग कर नया प्लांट बनता है, उसको हम एम्ब्रियो या भ्रूण बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर, सीड पोड, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो, 3 स्ट्रक्चर होते हैं। और सीड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड एंड एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनके मैच्योरेशन तक, जिनके परिपक्व होने तक उनका जो इंडोस्पर्म होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है या यूज कर लिया जाता है, किसके द्वारा? एम्ब्रियो के द्वारा। और एल्बुमिनस सीड ऐसे सीड होते हैं जिसमें जो इंडोस्पर्म होता है वो बना रहता है और जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, यानी कि जब हम बीज बोते हैं, जब वो उगना शुरू होता है, तब वो इंडोस्पर्म यूज होता है। जैसे गेहूं, कैस्टर, कैस्टर मीन्स होता है अरहर, मैजे, मक्का, इन सब में आप देखते हैं गेहूं जो हम खाते हैं वो क्या है? एक इंडोस्पर्म है। गेहूं का जो पोर्शन हम खाते हैं वो इंडोस्पर्म होता है। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, आसानी से समझ पाएंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है और इस ओव्यूल के भीतर है एम्ब्रियोसाइट। तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल है, ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर का आप जो देख रहे हैं, ये सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा और ये एम्ब्रियोसाइट जो आप देख रहे हैं अंदर वाला पोर्शन, ये भ्रूण बन जाएगा। क्योंकि ये जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर है, अब यहाँ पर हम इसको ओवरी के अंदर कर देंगे तो बाहर ये जो ओवरी होगी वो फल बन जाएगी और आप देख पाएंगे कि ये जो सीड है वो एक फल में बंद हो जाएगा। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फल बनता ही नहीं है, सिर्फ बीज बनते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं या फिर नग्न बीजी प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि साइकस, पाइनस, ऐसे प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके बाहर ओवरी बना देंगे, अंडाशय बना देंगे, तो ये जो ओवरी होगी वो फल का निर्माण कर देगी और जो फल होता है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। फल की जो भित्त होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरी बन जाएगी वो फल बन जाएगी। फिर इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सीड बन जाएगा, बीज, और उस बीज के अंदर ये आप देख रहे हैं एम्ब्रियोसाइट, ये भ्रूण बन जाएगा। तो यही जो भ्रूण होगा वो जर्मिनेट करता है समय आने पर। जो सीड्स होते हैं उनको एक स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए। सीड पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद उनको एक स्टेज तक सफ़र करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जर्मिनेट कर पाते हैं। और ऐसी ड्यूरेशन, वह समय जिसके दौरान सीड पकने के बाद जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, इस कंडीशन को, इस स्टेज को हम सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। सीड डॉर्मेंसी जरूरी है
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसे सीड्स जैसे आप जो गेहूँ, धान, मक्का ये सब खा रहे हैं, ये सीड क्या है, अगर इनमें डॉर्मेंसी नहीं होगी तो ये तुरंत जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, तुरंत उगना शुरू कर देंगे और बहुत लॉस होगा। इन सीड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं स्टोर रूम में और ज़रूरत के अनुसार हम उसको यूज कर पाते हैं। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए भी उचित टेम्परेचर, मॉइस्चर और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जो स्टोर रूम्स होते हैं उसमें टेम्परेचर काफ़ी कम रखा जाता है और उस काफ़ी कम टेम्परेचर की वजह से जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो सीड डॉर्मेंसी का सबसे बड़ा ये महत्व है कि जो प्लांट्स सीड्स होते हैं, प्लांट के सीड्स होते हैं, वो अनावश्यक रूप से जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। और बहुत से फल ऐसे होते हैं जो ओवरी से ना बनकर पुष्प के किसी अन्य भाग से बनते हैं, जैसे कि थैलमस, पुष्पासन जिसको बोलते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, ऐसे फल को हम कूट फल या फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, और ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी से होता है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल है, सेब, और ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन ओवरी से होता है